बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड या इंडिया के बारे में बात करें फेस कर रहा है वो है बच्चों का मोटापा। You think that ये alarming sign है आने वाले टाइम के लिए? The World Health Organization says the number of obese children and teens is now 10 times higher than it was 40 years ago due to poor nutrition and lack of exercise. तो बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, तो क्या मूड इश्यूज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि डू दे हैव एनी अदर ऑर्गेनिक या हार्मोनल पीछे कॉज बिहाइंड दैट? देखो ये जो स्टिग्मा है इसी को हमने ब्रेक करना है। How does a mental health professional and endocrinologist they can collab together? A female has a set number of years जब वो माँ बन सकती है, तो उस पीरियड में भी अगर वो इस बारे बात नहीं करेगी, प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा, हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, इट कैन हैव वेरी बिग इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब माँ नहीं बन पाएगी सारी उम्र के लिए। लेकिन PCOD, PCOS ये एक फैंसी टर्म। First time I have seen a doctor shattering this word. Namaste and welcome to our World's Diabetes Day podcast. I'm your host Nidhi Arora, and today's conversation is going to dive around your emotions, your mental health and your hormones. With me is Dr. Siddharth Arora, who is a distinguished endocrinologist dealing in diabetes care, thyroid disorders, obesity management, and metabolic related health conditions. Hello sir, welcome to our podcast. Thank you. मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक जनरल फिजिशियन से कैसे डिफरेंट है? हमारी जो कॉमन पब्लिक है वो सबसे पहले यही जानने के लिए उत्सुक होगी कि एक फिजिशियन और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है। देखिए एंडोक्रिनोलॉजी एक मेडिसिन की शाखा है, जैसे मेडिसिन एक वाइडर सब्जेक्ट है जिसको हम इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं। सो आफ्टर MBBS एक जब हम मेडिसिन फील्ड में एंटर करते हैं, वी डू MD मेडिसिन जो एक जनरल फिजिशियन की ब्रांच है। आफ्टर दैट एक 3 इयर्स की सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है जिसको बोलते हैं DM एंडोक्रिनोलॉजी। तो ये किस चीजों के साथ डील करती हैं? ये ज्यादातर हार्मोन्स से डील करती हैं, डायबिटीज के साथ, PCOD के साथ, थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे आपने बताया मोटापे के साथ। अब अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये सब जो मैंने जिन बीमारियों का नाम लिया ये हमारी पब्लिक में, हमारे जनरल सोसाइटी ये इतनी प्रेवलेंट है, बट इसके रिलेटेड अवेयरनेस या इसके रिलेटेड जानकारी बहुत कम है। सो DM एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो डायबिटीज के साथ डील करते हैं, जो थायराइड के साथ डील करते हैं, PCOD के साथ डील करते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, बच्चों के हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, बच्चों में हाइट की प्रॉब्लम्स, प्यूबर्टी इश्यूज, ये सब जो एक सब चीजें हैं ये एक सुपर स्पेशलिस्ट तरीके से ट्रीटमेंट मांगती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस कम है, DM एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कम अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए इसकी इंफॉर्मेशन लोगों में कम है। तो आज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे मेरा आज का गोल है कि हम लोगों को बता पाए कि ये जो बीमारी इतनी कॉमन है इसके लिए एक सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये उनको लेना चाहिए। So there is a specialized branch that people can specifically look forward इन चीजों के लिए। तो सर हमारा पुअर लाइफस्टाइल और हमारा लाइफ का जो डेली स्ट्रेसेस है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? देखिए आपका ये जो क्वेश्चन को मैं आंसर इस तरीके से करूंगा कि जो डायबिटीज हो गया हो जाए और ये स्ट्रेस है, जो डायबिटीज एंड स्ट्रेस है ये एक बाई डायरेक्शनल रोल प्ले करते हैं। सो डायबिटीज ऐसा देखा गया है कि जो स्ट्रेस में रहने वाले पेशेंट्स हैं, जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज 2 to 3 टाइम्स ज्यादा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्ट्रेस अगर हम इसको बात करें एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इजी लैंग्वेज में ये समझाना चाहूंगा, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है जी कॉर्टिसोल हार्मोन। और जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस इन सिंपल लैंग्वेज कि जब स्ट्रेस होगा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, हमारी इंसुलिन काम नहीं कर पाएगी। तो काम इंसुलिन जब नहीं कर पाएगी तब डेफिनेटली डायबिटीज के जो लेवल्स है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ तक देखा गया है कि जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसकी फास्टिंग शुगर जो है वो 20 to 30 मिलीग्राम जो होता है वो बढ़ जाती है। सो स्ट्रेस डेफिनेटली वर्सन कर देता है डायबिटीज।
स्ट्रेस के कारण डायबिटीज का इंसिडेंस या डायबिटीज होना का चांस भी बढ़ जाता है। अब जब स्ट्रेस होगा तो डायबिटीज कंट्रोल करनी भी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। सो ये एक बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक एक सब्जेक्ट है, एक विशियस साइकिल सा ये बन जाए। एग्जैक्टली। तो जितना हमें स्ट्रेस की तरफ ध्यान देना है साथ में डायबिटीज, सो इट विल वर्क, एक टीम वर्क की जरूरत है इसमें, फ्रॉम पेशेंट साइड, फ्रॉम डॉक्टर्स, एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इट इज अ टीम। अगर हम टीम की तरह चले तो वी कैन हैव अ बेटर कंट्रोल फॉर द पेशेंट। सो द टर्म जो आपने यूज किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन हाँ, जाती है हाँ। बॉडी, सो क्या आप इस टर्म के ऊपर थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि हमारी बिल्कुल। बॉडी एक नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस Correct. करती है, Right. तो इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने के कारण वो कैसे एक रेजिस्टेंट हो जाती है, एंड इंसुलिन लेवल्स, हाउ इज दैट गेट अफेक्टेड? बिल्कुल। देखिए, इंसुलिन के बारे अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो इंसुलिन एक तरह से कैरियर है, ये एक तरह से एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर्स है, ग्लूकोज है, उनको अपने टारगेट पे लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसुलिन होगी, नॉर्मली काम करेगी, तो इंसुलिन ग्लूकोज को हार्ट में लेके जाएगा, ये लिवर में लेके जाएगी, हमारे मसल्स में लेके जाएगी। दिस इज द नॉर्मल जो बॉडी में हो रहा है। सो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन काम ठीक तरह नहीं कर पाती। सो जब इंसुलिन काम नहीं कर पाएगी तो उसको इन मेडिकल टर्म बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज को वो कैरी नहीं कर पाएगी लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर। इसीलिए पेशेंट को थकान महसूस होती है, क्योंकि मसल्स के अंदर इंसुलिन असली में जा ही नहीं रही होती। तो जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है जो बॉडी में, वो बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता, एंड स्ट्रेस से अल्टीमेटली इंसुलिन काम नहीं कर पाती। जब इंसुलिन काम नहीं करेगी, ग्लूकोज अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएगी, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगी, इंसुलिन मतलब डायबिटीज बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। सो ऐसे कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होंगे या वार्निंग साइंस होंगे जो हमें सिग्नल दे रहे होंगे कि लाइक कि हम डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ कॉमन ऐसे लक्षण के बारे में सर आप बता सकते हैं? बिल्कुल जी। देखो, जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के या डायबिटीज के बारे में बात करें तो अर्ली साइंस जिनको हम बोलेंगे, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा थकान लगना एक अर्ली वार्निंग साइन है कि हो सकता है कि अब शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो रही है। जरूरत से ज्यादा पेशेंट को फटीग, थकान, जरूरत से ज्यादा यूरिनेशन होना, बहुत ज्यादा पेशाब आना। सो जब बॉडी में शुगर बढ़ेगी तो बॉडी किसी तरह उसको ड्रेन आउट करने की कोशिश करेगी, तो यूरिनेशन बढ़ जाएगी, मुंह सूखने लग पड़ता है, बहुत ज्यादा भूख लगने लग पड़ती है, कोई जख्म हो वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा, नॉन हीलिंग अल्सर्स या नॉन हीलिंग वुंड्स, ये अर्ली वार्निंग साइन होते हैं। अगर आप मेरे से पूछिए कि उससे भी अर्ली वार्निंग साइन क्या है, तो मोटापा जो है, वेट गेन जो है, इट इज अ साइन के डायबिटीज की तरफ हम जा सकते हैं इन फ्यूचर। सो आजकल के टाइम में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड या इंडिया के बारे में बात करें वो फेस कर रहा है, वो है बच्चों का मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो जब बच्चे में मोटापा हो रहा है तो यू इमेजिन कि बच्चों में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो रही है। जितनी जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का काम ठीक तरह ना कर पाना, जब वो अर्ली एजेस में शुरू हो जाएगा तो ओवर टाइम ये डायबिटीज में बदल जाएगा। सो अर्ली वार्निंग साइन इज ओबेसिटी, जो बच्चों में बहुत बढ़ रही है। सो बच्चों में हम बहुत देख रहे हैं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जंक फूड एंड लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज हर कोई आजकल अपने डिजिटल वर्ल्ड में, अपने इंटरनेट में, अपने मोबाइल आईपैड्स में बिजी है। तो डू यू थिंक दैट ये अलार्मिंग साइन है आने वाले टाइम के लिए कि लाइक ये बच्चों में डायबिटीज का रेट बढ़ेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप जैसे आपने बताया कि बच्चों में ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हुई हैं ओवर द इयर्स, ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन बोल सकते हैं, ड्यू टू जैसे टेक्नोलॉजी के अच्छे एस्पेक्ट्स है, बुरे एस्पेक्ट्स है, तो ये डेफिनेटली चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ा रहा है। एंड ऐसा जो स्टडीज में देखा गया है, इंडायब स्टडी जो इंडिया की लार्जेस्ट डायबिटीज स्टडी है, उसमें भी ये देखा गया है कि इंडिया में तो डायबिटीज अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, उससे भी खतरनाक इन इंडिया इज गोइंग एट अ स्टीप राइज। यस, स्टीप राइज में है डायबिटीज। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इंडिया की पॉपुलेशन बाहर की पॉपुलेशन से इसीलिए डिफरेंट है, इंडिया में डायबिटीज बहुत अर्ली हो रही है। बाहर अगर आउटसाइड इंडिया की हम बात करें तो डायबिटीज प्रेवलेंस 30s 40s में ज्यादा है,
इन इंडिया इवन इन 20s हम देख रहे हैं कि बच्चों में, इवन जो टीनेज बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज बढ़ रही है और 20s में भी डायबिटीज बढ़ रही है. सो दिस इज एन अलार्मिंग थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करनी है. इसके लिए अवेयरनेस और इसके लिए प्रिवेंशन की बहुत जरूरत है. So our young generation is in danger. यस डेफिनेटली. Sir, how does that ये depression, anxiety, chronic stress, ये sugar levels हमारे thyroid disorders को कैसे ये मतलब लेकर आता है? देखिए, डायबिटीज के बारे हमने कुछ बात की कि कैसे ये स्ट्रेस का ये बाई डायरेक्शनल लिंक है. वैसे ही थायराइड इज द बिगेस्ट वन ऑफ द जिसे हम बोलते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन. सो ये तो दिस इज अ फैक्ट कि हर जो भी डिप्रेस्ड पेशेंट होता है उसके अंदर जरूर एक बार थायराइड फंक्शन करवाना होता है. सो ऐसा देखा गया है कि जो थायराइड है वो रेजिस्टेंट डिप्रेशन करवाता है. दवाइयां लेने के बावजूद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, कई बार ये थायराइड का एक तरह से एक लक्षण हो सकता है. यहाँ तक भी देखा गया है कि इटसेल्फ जो पेशेंट डिप्रेस्ड होते हैं उनके अंदर थायराइड के लेवल्स कम रहने लग पड़ते हैं. तो ऐसी भी कुछ दुनिया में स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने उन्होंने देखा कि थायराइड रिप्लेसमेंट या जो न्यूअर ट्रीटमेंट है थायराइड के T3 हार्मोन रिप्लेसमेंट से कई बार जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन होते हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन बावजूद कई मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, उनके अंदर T3 रिप्लेसमेंट अगर की जाए, थायराइड हार्मोन दिया जाए, तो वो कई बार डिप्रेशन को क्योर या डिप्रेशन को ठीक कर सकता है. So that means कि like mental health professionals and endocrinologists, they really need to work together. Yes, definitely. So it is आजकल what a patient needs is a comprehensive treatment team चाहिए उसको. तो डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर नॉट, ये कोई खांसी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है जो 2 दिन में ठीक हो जाती है. सो फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड बेस्ट मैनेजमेंट इट इज बेटर, एंड जहां पर भी जरूरत हो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट अगर मिलके पेशेंट केयर कर पाए तो दैट इज बेस्ट पेशेंट. तो जैसे आपने डायबिटीज के कुछ वार्निंग साइंस दिए, तो उसी तरह मैं जानना चाहूंगी कि अगर थायराइड किसी का लेवल्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो उस केस में मतलब क्या उनके अंदर हमें लक्षण दिखेंगे? देखो, हाइपोथायराइड की अगर हम बात करें, yes, इन नॉर्मल, अगर मैं आसानी से समझाना चाहूँ, जब थायराइड कम काम कर रहा है, सो जब थायराइड कम काम करेगा एक तरह से हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं. सो अगर माइंड की बात करें तो लो कंसंट्रेशन कैन बी साइन ऑफ हाइपोथायराइड, या इसको डिस्टर्ब्ड स्लीप एक थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है. माइंड, डिप्रेस्ड माइंड या ओवर थिंकिंग माइंड, बोथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म. अदरवाइज अगर हम ऑल ओवर बॉडी बात करें तो वेट, कुछ तरीके से वेट बढ़ रहा है कुछ दिनों से विदाउट एनी कॉज, अगर वेट बढ़ रहा है, अगर हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, बॉडी थोड़ी सुजावट, बॉडी में स्वेलिंग लग रही है, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायराइड के. अगर हम हाइपरथायराइड की बात करें तो हाइपरथायराइड जिसे हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन लेवल्स का बढ़ जाना बॉडी में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एंजाइटी का. सो 60% पेशेंट्स हाइपरथायराइड में देखा जाता है कि वो एंजाइटी के साथ थायराइड स्पेशलिस्ट के पास नहीं आते, वो कई बारी क्या, मोस्टली वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं प्रॉब्लम लेके, एंजाइटी की, फेयर की, ट्रेमर्स की, वेट लॉस की, एक्सेसिव स्वेटिंग की. सो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये थायराइड करवा सकती है. और कई बार ये एज अ पेशेंट को उसको नहीं पता मैं किसके पास जाऊं, तो ये बहुत बारी एक पेशेंट जो थायराइड के साथ डील कर रहा है वो कई बार एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बट व्हेन फाइनली उनका हम इवैल्यूएट करते हैं. So that means a mental health professional should collab with endocrinologist ताकि वो इन बारीकियों से देख सके, उनके बॉडी का फिजिकल एक इन्वेस्टिगेशन करा सके, एंड जो उनके आपस में कोरिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको दोनों मतलब अच्छे से एड्रेस कर सके और पेशेंट के लिए एक हेल्थ प्लान अच्छे से दे सके. So my next question is, how does alcohol affect your blood sugar? Okay जी. So जो chronic alcoholic patients होते हैं, एक तो उसमें देखा जाता है कि they have उनकी जो sleep है वो ठीक नहीं होती. So there is a disturbed sleep. जब disturbed sleep होगी तो hormonal disorders हो जाते हैं, stress hormone cortisol बढ़ जाता है, that leads to uncontrolled sugars.
So sleep quality is also Yes, related yes, to your definitely. hormonal imbalance. यस बिल्कुल एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है अल्कोहल के बारे कि जब पेशेंट अल्कोहल लेता है तो उसकी बिंज ईटिंग बढ़ जाती है। सो फूड की बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिस कारण शुगर स्पाइक्स हो जाती है। शुगर स्पाइक्स होंगी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाएगी। अनदर इम्पोर्टेंट कोरिलेशन अल्कोहल और डायबिटीज का ये है, कई बार डायबिटीज पेशेंट्स को कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही होती हैं या इंसुलिन चल रही होती है जिनसे सडनली शुगर्स लो हो सकती है। तो अल्कोहलिक पेशेंट में देखा जाता है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट कैन बी एक्चुअली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कि पेशेंट हैज हैड उसने डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी लिया और उसने बहुत ज्यादा एक्सेसिव बिंज ड्रिंकिंग करके कुछ कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं की और वो सो जाए, तो कई बार उसको ओवरनाइट हाइपोग्लाइसीमिया में दैट कैन बी अ कॉज ऑफ सडन डेथ आल्सो। So alcoholism is strictly has to be discouraged in a patient of. People believe that कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है। So ट्रुथ क्या है and what are the some myths जो आप बात करना चाहते हैं, जिसको आप थोड़ा सा डीबंक करना चाहेंगे? I would say that is आज के टाइम में और आज के पॉडकास्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो डायबिटीज की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे इसके वहम है लोगों के माइंड में। सो बिगेस्ट मिथ जो आपने बात की, कितना मीठा खाई जाए, मतलब दिस इज अ मिथ। यस, क्योंकि नॉर्मल लोगों की यही एक हाँ जी नॉर्मल लोगों का एक कंसेप्शन बना हुआ है, नॉर्मल लोगों का एक ही पैराडाइम बना हुआ है कि जो मीठा ज्यादा खाता है उसी को डायबिटीज होती है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक मिथ है, ये मिथ है। सो व्हाट आर द लाइक रीजंस, मतलब क्या जीन्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट जो है ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं? सो देखो डायबिटीज जो है, अगर हम इसको बात करें कॉजेस की, है ना, तो हमें पहली चीज ये समझना होगा कि बीइंग एन इंडियन वी आर ऑलरेडी एट रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज। अच्छा, सो दैट मींस कि बीइंग एन इंडियन तो हमें वी आर ऑलरेडी वल्नरेबल। यस, डेफिनेटली। सो ऐसा देखा गया है कि हमारी पॉपुलेशन कंपेयर टू जो बाहर की पॉपुलेशन है, यूरोपियन अमेरिकन पॉपुलेशन है, वी आर ऑलरेडी एट अ हायर रिस्क। सेकंड पॉइंट, जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल। सो ये एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट 40 to 50% चांस है हमको डायबिटीज होने की। सो द क्वेश्चन पेपर इज आउट दैट यू आर उसमें हाँ जी वल्नरेबल टू डायबिटीज। बिल्कुल, अगर दो पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 80% तक चांस है कि हमें लाइफ में डायबिटीज होगी। देन ये सब जो फैक्टर्स की बात की, these are non modifiable risk factors। So that means a person should know that family में अगर हिस्ट्री में चल रही है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, अपना रिस्क जानना चाहिए, तो वो प्रिकॉशंस पहले ही शुरू हों। डेफिनेटली। सो थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसके लिए हम कुछ वी कैन टेक एन एक्शन। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें है लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, हम पंजाब के रीजन में वी आर मेंट टू वर्क। हमारी बॉडी इज प्रोग्राम्ड इन अ वे कि हम लेबरर्स हैं, बट ओवर द इयर्स वी हैव शिफ्टेड टू डेस्क जॉब्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन टुडेज लाइफ। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, इसको हमें किसी तरह अडैप्ट करना है। वी हैव टू हैव लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज अनदर कॉज। आर चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स, हम बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं अपनी डाइट में भी, विच इज हम रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा खाने लग पड़े हैं, मैदा बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग पड़े हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइड फूड, यस, बहुत ज्यादा जो ये तला हुआ खाना, कुलचे खा लिए, भटूरे खा लिए, समोसे खा लिए। सो हमारा द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ फूड, दैट इज ऑल कंट्रीब्यूटिंग। अनदर मिथ सर जिसके बारे में और आप बात करना चाहेंगे, तो आपने एक मिथ के बारे में बात किया कि ईटिंग टू मच शुगर, ये एक मिथ है कि वो डायबिटीज की तरफ लेकर जाता है। और आप कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस जो लोगों के अंदर जो धारणाएं बनी हुई हैं, जिनको वो बहुत सच्चा मानते हैं, बट एक्चुअली साइंस ने उनको रिजेक्ट किया है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ जो लोगों के दिमाग में है कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट हमें ओवर टाइम हमारे को प्रॉब्लम कर देगा। सो बहुत लोग मुझे आगे बोलते हैं, सर दवाई नहीं खाएंगे, दवाई हमें नुकसान कर देगी। स्पेशली लोग इंसुलिन से बहुत डरते हैं। उनको लगता है इंसुलिन पे डाल देंगे तो कभी छूटेगी नहीं, या इंसुलिन मतलब ये हम ऐसे लग रहा है कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव कोई फेटल वाली स्टेज पे आ गए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है अगेन। सो डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकेशंस है या जो इंसुलिन है, ये बनी है डायबिटीज को, शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए। शुगर्स अगर लॉन्ग टर्म तक अनकंट्रोल्ड रहेंगी तो ये आंखों में इफेक्ट करती हैं। दिस इज अ कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, इट इज अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स,
किडनी फेलियर, इवन एम्पुटेशन, हमें पैर तक कई बार काटने पड़ जाते हैं, जख्म नहीं भरते पेशेंट्स के, तो ये सब डायबिटीज करती है। जो भी मेडिकेशंस बनी है वो डायबिटीज के लेवल को, शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बनी है। एक मैं शॉकिंग फैक्ट आपको बताऊंगा कि 80% जो इंडियन पॉपुलेशन है, दिस इज अ फैक्ट, जो इंडियन पॉपुलेशन, डायबिटिक इंडियन पॉपुलेशन है जो ऑन ट्रीटमेंट है, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो अनकंट्रोल्ड शुगर्स के साथ जी रहे हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, वो दवाई भी खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अपना परहेज भी कर रहे हैं, बट उनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स जब कल को किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं तो वो उनको ऐसा महसूस होता है कि हमें दवाई ने प्रॉब्लम करी है, बट वो दवाई नहीं, असली में शुगर्स प्रॉब्लम कर रही हैं। सो मेरा यही मैसेज रहेगा पेशेंट्स को, जिसको भी डायबिटीज है, दवाई हो, इंसुलिन हो, जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट जो भी आपको देख रहे हैं उनकी आप राय लीजिए, पर अपने शुगर्स को प्लीज शुगर कंट्रोल करिए, बिकॉज एट द एंड शुगर इज गोइंग टू किल, मेडिसिन और इंसुलिन डज नॉट किल। ये हमारे फायदे के लिए बनी है और ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि लाइक अल्कोहलिज्म की तरह ये डायबिटीज भी इट्स अ प्राइमरी, क्रॉनिक, हाँ जी, प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ अनट्रीटेड। सो मैं आपको यहाँ पे, आपने जो 3 चीजें बोली, इट इज प्रोग्रेसिव, इट इज फेटल एंड इट इज क्रॉनिक, बट ओनली इट इज फेटल ओनली अगर ये अनकंट्रोल होगी। ये प्रॉब्लम तब करेगी अगर शुगर्स अनकंट्रोल रहेंगी। और बीइंग इन 2025 हम एक ऐसी एरा में जी रहे हैं, आई वुड से हम लकी लोग हैं कि हमारे पास आज शुगर्स, डायबिटीज के लिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि किसी पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो वो यहाँ डॉक्टर्स की गलती है जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, या पेशेंट की गलती है, और देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग। बट आज के टाइम में शुगर्स अनकंट्रोल्ड होना इज अनफॉर्चुनेट। पेशेंट सही जगह नहीं जा रहा, सही इलाज नहीं ले रहा, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि आज के दिन भी हमारे पेशेंट्स इतने अच्छे कंट्रोल में नहीं है। सो अनदर मिथ मैं जो एक बर्स्ट करना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंटली, सो बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि डायबिटीज हो गई है, मैं ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि अगर हम डायबिटीज को ब्रेक डाउन करें, डायबिटीज का खर्चा, सो टू अ स्टार्ट, जिसको डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स मंथली 500 to 1000 विल बी द कॉस्ट। 500 to 1000 which would be about 12,000 per year. So अगर वो पेशेंट 30 years भी ट्रीटमेंट लेगा for 30 years तो उसका खर्चा करीबन 3-3.5 लाख खर्चा आएगा। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज शुगर्स, तो जब उस टाइम पे खर्चा होता है वो तो इससे बहुत ज्यादा होता है, दैट इज lakhs on a single day. So इसलिए डायबिटीज इज नॉट ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो बहुत एक्सपेंसिव है और लोगों की पॉकेट से बाहर है। इट इज, मैं बोलता हूँ कि हर पेशेंट का ये हक है कि उसको सही तरह ट्रीटमेंट मिले। So the treatment is at very affordable price, and the second thing is कि जिससे आपको लाइफ मिल रही है, your life expectancy increase हो रही है। बिल्कुल। So my next question is कि like कि women menopause and emotional health, because बहुत सारे mood swings हो रहे होते हैं उस टाइम पे, how does a mental health professional and endocrinologist they can collab together? सो मीनोपॉज, जिसको ओके इन इजियर लैंग्वेज, जब फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है फॉर अ फीमेल। सो ये एक, हम बोलना आसान है, इसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। सो जो फीमेल थ्रू मीनोपॉज जा रही होती है, फॉर एग्जांपल, उसका मतलब ये है कि उसके जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो बिगिन होता है एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स की एज में, जब पीरियड्स बिगिन होते हैं, और सडनली एट द एज ऑफ, जो एवरेज एज इंडियंस की है वो 46 इज द एवरेज एज ऑफ मीनोपॉज, तो ये एकदम से वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में से खत्म हो जाता है। सो उसमें क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं फीमेल्स में, बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया, मूड चेंजेस आर वेरी कॉमन। मूड चेंजेस के साथ साथ वेजोमोटर सिम्टम्स बोलते हैं, बहुत एकदम से ठंड लगना, पसीना आ जाना, गर्म सर्द लगना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स एक मीनोपॉज के टाइम पे आती है। अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार मिस होता है, मीनोपॉज एक ऐसा पीरियड होता है फीमेल की लाइफ में जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जब निकलनी शुरू होती है।
सो एक तरह से अगर हम बात करें, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल्स को बहुत बीमारियों से बचा के रखता है। वो हार्ट की प्रॉब्लम से बचा के रखता है, ब्रेन की प्रॉब्लम से बचा के रखता है, हड्डियों की प्रॉब्लम से बचा के रखता है। सडनली जब ईस्ट्रोजन विड्रॉ हो जाती है बॉडी से तो बहुत सारी मेटाबॉलिक इश्यूज आने लग पड़ते हैं। सो अगर आपने सुना होगा इन योर डे टू डे लाइफ में कि बहुत बारी 45-50 ईयर्स की एज की फीमेल्स में ही डायबिटीज डायग्नोज होती है। yes, उन्हीं की एज में उसी एज में थायराइड डिसऑर्डर्स, उसी एज में हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम्स आती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट के इश्यूज आने लग पड़ते हैं। तो दिस इज द टाइम जब एक फीमेल को अगर उसको मूड चेंजेस हैं तो एज ए साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके, एज अ साइकोलॉजिस्ट और विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट, मतलब अपनी मूड स्विंग्स, अपने काउंसलिंग सेशन से शी कैन एड्रेस दैट इशू एंड फिजिकल इश्यूज के लिए मतलब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का प्रिस्क्राइब्ड उनका मतलब सेट ऑफ मेडिकेशन। जो वेसोमोटर सिम्टम या पसीना लगना, कई बार इन फीमेल्स में देखा जाता है कि यूरिनेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन या फिर इनकॉन्टिनेंस जिसे हम बोलते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है एंड दिस इज वेरी गुड। एंड ये ट्रीटमेंट से यहाँ तक देखा गया है कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट के इश्यूज प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एल्डरली फीमेल्स में आती है, हड्डियां कमजोर होना, वो भी वी कैन ट्रीट एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सो इट हैज टू बी अ टीम वर्क व्हिच कैन बी बेस्ट फॉर द पेशेंट। एंड सर फॉर अ वुमेन कंडीशन लाइक जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो वो ओवरलैप विद योर मेटाबॉलिक हेल्थ, वो कैसे है? देखिए पीसीओडी, पीसीओएस ये एक फैंसी टर्म है। दिस जस्ट फैंसी टर्म्स। हाँ, मैं इनको एक फैंसी टर्म बोलता हूँ। बहुत बार मैं अपने पेशेंट्स को डिस्करेज करता हूँ कि पीसीओडी, पीसीओएस वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, इनके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो बेटर वर्ड ये है। So that is really insightful, sir. मतलब first time I have seen a doctor मतलब shattering this word. नहीं, see this is a diagnosis, but बहुत बार इसको मिसयूज किया जाता है। बहुत बार मैं फीमेल्स देखता हूँ उनको थोड़ा सा कुछ फेशियल एक हेयर आ जाता है, उनको बोल दिया जाता है आपको पीसीओडी है। सो ऐसे ही टर्म से हमें बचना चाहिए। जब तक एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन और टेस्टिंग के बाद अगर बोले पीसीओडी तो दैट इज अ बेटर टर्म। सो इसको अगर हम बेसिकली हम इसको बहुत बेसिक साइंस इसकी हम समझने की कोशिश करें तो पीसीओडी एक तरह से मेटाबॉलिक इशू है जो कि शुरू होता है एट द टाइम जब फीमेल्स में पीरियड्स शुरू होते हैं। सो जब फीमेल में पीरियड शुरू होते हैं ये इरेगुलर इनिशियली होते हैं एंड ये ओवर बहुत, सो नॉर्मली ये 2-3 सालों में ठीक हो जाने चाहिए। जब ये ठीक ही नहीं होते और ये इरेगुलरिटी बढ़ती है ओवर टाइम, अलोंग विद दिस वेट गेन होने लग पड़ता है, फेशियल हेयर आने लग पड़ते हैं, बॉडी हेयर थोड़े बढ़ने लग पड़ते हैं, हेयर फॉल होने लग पड़ती है, तो उसको एज अ कंप्लीट सिंड्रोम हम पीसीओडी की तरह बोलते हैं। सो ये बहुत बारी देखा जाता है कि पीसीओडी आजकल के टाइम में ये जो पीसीओडी हम ज्यादा देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली नॉट पीसीओडी। पीसीओडी एक बीमारी है ओवरीज की। ये पतले लोगों में भी होता है, मोटे लोगों में भी होता है। ये एक ओवेरियन इश्यू है जिसके अंदर हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स फीमेल में बढ़ने लग पड़ते हैं। बट जो हम पीसीओडी इन जनरल ज्यादा देख रहे हैं वो ये है कि मोटापा जब भी बढ़ेगा, सो जब भी एनी फीमेल विल बिकम ओबीस, फैट होगी, तो उसके अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है। दैट इज काइंड ऑफ पीसीओडी टाइप पिक्चर बन जाती है। सो इसको जनरली पीसीओडी बोला जाता है, बट आई वुड से दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। वो एक मोटापे का ही एक रूप है, वो एक मेटाबॉलिक इशू है। सो मोटापा जब बढ़ेगा तब पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी, थायराइड अनकंट्रोल्ड होगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा। कई बार को डिप्रेशन की ऐसी ट्रीटमेंट होता है जिससे थोड़ा वेट गेन होता है, दैट इज उससे भी थोड़ा वेट बढ़ेगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी। कुछ दवाइयां होती हैं जिससे प्रोलैक्टिन बढ़ता है, तब भी पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब के कारण जब पीरियड्स का इशू आता है तो इसको हम पीसीओडी बोल देते हैं। सर ये प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या हैं, एक बार हमारी आप ऑडियंस को समझाएंगे? सो हमारे बॉडी में वैसे तो 9 तरह के ग्लैंड्स हैं, बट उसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इसमें से काफी तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स, है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन। उनमें से एक हार्मोन है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम एक्चुअल में होता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ये फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। तो जब ये इन नॉर्मल फीमेल हु इज नॉट प्रेग्नेंट, हु इज नॉट, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही, अगर उसके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ने लग पड़े तो उस इट कैन इंटरफेयर, वो आपके पीरियड्स के साथ फीमेल्स के इंटरफेयर कर सकता है।
बहुत बार ये दवाइयों के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, एंड कई बार ये पिट्यूटरी में छोटी सी एक ट्यूमर टाइप बन जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, तो उसके कारण होता है। बट अगर हम बात करें ये स्ट्रेस के रिलेटेड भी, तो ये डेफिनेटली स्ट्रेस के कारण भी बढ़ता है। तो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जब जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलकर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि फैमिलीज या पेशेंट्स इसके बारे में बात ही नहीं करते, सामने ही नहीं आ पाते। वो इन चीज़ों को छुपाते रहते हैं कि मैं क्या डॉक्टर को जाके अपने ये प्राइवेट इश्यूज के बारे में बात करूंगी। सो वन शुड कम एंड स्पीक अप एंड टेक हेल्प, क्योंकि इलाज है हमारे पास। बिल्कुल, देखो ये जो स्टिग्मा है इसी को हमने ब्रेक करना है। एक फीमेल हैज अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स जब वो माँ बन सकती है, तो उस पीरियड में भी अगर वो इस बारे बात नहीं करेगी, प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा, हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, इट कैन हैव वेरी बिग इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब माँ नहीं बन पाएगी सारी उम्र के लिए। सो इन चीजों को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमें इसके बारे बात करनी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा और इसको बहुत इजीली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके, एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट। सो तो माय सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ इज सब्सटेंस यूज आपके हार्मोन्स को कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि हम बहुत बार अपने केसेस में देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स का सेक्स ड्राइव, लिबिडो डिक्रीज हो गया है, एंड स्पेशली व्हेन फैमिली वे पे जाने के लिए उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। सो क्या रोल है सब्सटेंस का? देखो, जो सब्सटेंस अब्यूज की हम बात करें, सो मेजर सब्सटेंस अब्यूज जो हमारे रीजन में ज्यादा है, ओपियोइड यूज जो है। सो ओपियोइड यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा एक कॉज है हाइपोगोनेडिज्म का। हाइपोगोनेडिज्म मींस लो हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल्स में और लो ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में। सो ये कैसे लो करता है? जब बहुत एक्सेसिव सब्सटेंस अब्यूज हो, ओपियोइड्स का यूज हो, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है उसमें से हार्मोन्स बढ़ने कम हो जाते हैं, वो बन नहीं पाते, जिसके कारण हमारा लो टेस्टोस्टेरोन होगा, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी। बट कॉन्ट्ररी देखने में आया है कि सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए men switched over to opioids, Kamini. So does that affect positive or negatively? देखो, जो आपने ये यूज बताया, दिस इज नॉट अ यूज जो एक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम पेशेंट्स को। दिस इज अ ऑफ लेबल प्रैक्टिस जो मार्केट में लोग पीपल आर गिविंग दिस मेडिकेशन, विच इज अनफॉर्चुनेट बात है कि ऑफ लेबली इवन सम केमिस्ट और सम कोएक्स आर यूजिंग दीज ड्रग्स। तो इसका कुछ भी ऐसा रोल नहीं है कि ये सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाता है या ये किसी तरह से हेल्प करता है। जबकि देखो, जब ये क्रॉनिक यूज हो जाएगा, सो वंस अ पेशेंट विल स्टार्ट, एक बार यूज करेगा, 2 बार यूज करेगा, एंड एज यू नो कि ये बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, ये दिस बिकम ये नॉट ओनली मेंटली, फिजिकल डिपेंडेंस कर देती हैं। एंड ओवर टाइम क्या होता है कि ये हार्मोन्स हमारे इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि हमारे बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में और ईस्ट्रोजन फीमेल में इतना डाउन आ जाता है कि माँ बनने में भी प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल ड्राइव में इतना इश्यू आता है। तो दिस प्रैक्टिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पेशेंट जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, जिनको भी दे आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी फ्रॉम दिस साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, उनके लिए वी हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट। सो दिस कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है अलॉन्ग विद, एक तरफ तो रिहैबिलिटेशन इज मस्ट फॉर दीज पेशेंट, बट ऑन द अदर हैंड इफ दे आर फेसिंग ये इश्यूज के साथ, बिकॉज ये जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पेशेंट को स्ट्रेस देने वाले इश्यूज हैं। तो इनके साथ वी कैन डील। वी हैव एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपीज, वी हैव टेस्टोस्टेरोन थेरेपीज, हमारे पास प्रॉपर रिप्लेसमेंट है जिसके साथ हम इनफर्टिलिटी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और ये सेक्सुअल ड्राइव एंड लिबिडो को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सो अगेन अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कैन वर्क टुगेदर, एग्जैक्टली, ठीक है, टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस एंड वर्क मतलब थेरेप्यूटिकली अकॉर्डिंगली। हाँ जी। तो बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, तो क्या मूड इश्यूज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि डू दे हैव एनी अदर ऑर्गेनिक या हार्मोनल पीछे कॉज बिहाइंड दैट? देखिए, जब भी किसी पेशेंट को सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, किसी भी तरह के सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा एज अ स्पेशलिस्ट जो पहली हमारा टारगेट होता है कि हम कुछ बीमारी या ऐसी कुछ बीमारी ना हो जो हम मिस कर रहे हो।
सो कहने का मतलब है जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो माँ बनना या किसी का बाप बनने का जो फादरहुड या ये जो कैपेबिलिटी है, दिस इज गवर्न्ड बाय हार्मोन्स। ये हार्मोन्स है जो इसको गवर्न करते हैं, हार्मोन्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो पहले हमारा जब भी कोई पेशेंट सेक्सुअल इश्यूज के साथ आता है, द फर्स्ट थिंग डेफिनेटली मूड एंड ऑल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर पहले हमें देखना होता है कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे कि कई बारी पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर बन जाता है, पिट्यूटरी की इन्फेक्शन हो जाती है, कई बारी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है विच इटसेल्फ ये सेक्सुअल इश्यूज कर सकता है। देन ये सब प्रॉब्लम्स को हमें देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनमें से अगर कोई भी इशू है तो हम इसको मेडिकली ट्रीट करते हैं, राइट। और अगर हमें लगे कि नहीं सब कुछ ठीक आ रहा है, दिस पेशेंट का किसी तरह का कोई हार्मोनल इशू नहीं है, तो देन इट इज कई बारी ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस के कारण, परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण, सब्सटेंस अब्यूज के कारण ये हो रहा है, तो देन एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प द पेशेंट। अदरवाइज अगर कुछ और इशू है तो दीज प्रॉब्लम्स हैव टू बी डेल्ट बाय एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। Sir, simple habits that one can incorporate in his daily life to improve his physical health. सी जो मैं अपने पेशेंट्स में बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है पोर्शन कंट्रोल। सो रादर देन एकदम से क्रैश डाइट पे चले जाना, बिल्कुल कार्ब छोड़ देने, मैं चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, मल्टीग्रेन आटा खाएंगे। सो रादर देन डूइंग ऑल दिस, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल के लिए एक सिंपल हैक है, इसको बोलते हैं प्लेट रूल। सो प्लेट रूल में क्या है कि जो हम डाइट ले रहे हैं, 50% ऑफ आवर मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 50% शुड हैव सब्जी, वेजिटेबल्स और एंड सैलड। रेस्ट 50% को हम 25% में डिवाइड करेंगे। सो 1/4 या 25% शुड बी प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन का मतलब है दाल, राजमा, पल्सेस, एज यू सेड, पनीर, सोया, इवन चिकन, एग्स, एंड रेस्ट 25% शुड बी कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब है इतना 25% चाहे हम व्हाइट राइस लें। That 25% of carbohydrate yes in the plate is enough for your body. Yes, for one meal it is enough. अच्छा, we can also consume 200 ml of curd. So this is part of my plate rule जो I tell my patients. Other thing is कि whenever we are sitting idle, we should proactively think कि I am gaining calories. सो सिटिंग आइडल, हमें जब भी लगे कि हम 1 घंटे से ऊपर, आई टेल माय पेशेंट्स कि 1 घंटे से ऊपर आप नहीं बैठना किसी कभी भी। इधर यू स्लीप एट नाइट, अदरवाइज पूरे दिन में 1 hour ऑफ सेडेंटरी सिटिंग इज, यू शुड ऑलवेज गेट अप एंड एटलीस्ट फॉर 1 hour यू वॉक 5 to 10 minutes. So we should be having this in mind कि whenever we are sitting, हम कैलोरीज गेन कर रहे हैं, हम डायबिटीज के पास जा रहे हैं, हम मोटापे के पास जा रहे हैं। So अपना ये लाइफ में this habits if we inculcate. So another rule is कि not sitting more than an hour idle yes. on the couch or maybe on the bed. You have to get up और कोई ना कोई physical activity में अपने आप को engage करना। बिल्कुल। And third आपने बोला अपना sleep का सर। Third, so most important is sleep. तो आप ये जान के people will be shocked कि rather than हमें लगता है कि हम 1 प्लेट चावल कम खा लेंगे तो हम बहुत ठीक हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम अपनी स्लीप अगर बेटर करें तो वी कैन हैव 1 प्लेट चावल की एवरीडे एक्स्ट्रा। सो कहने का मतलब है स्लीप 5 hours से कम जो स्लीप होती है, दैट लीड्स टू increase in sugar levels, that leads to increase in obesity, that leads to increase in cortisol hormone. So sleep is a must, a good sleep, और वो sleep influenced by alcohol नहीं होनी चाहिए. That should be a sound sleep, a sound sleep जिसे हम बोलते हैं, वो sound sleep हो, that can really help a patient to maintain good metabolic health. क्योंकि नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हम 2 बजे सोएंगे, हम 10 बजे तो उठ गए, हमने 8 घंटे का नींद तो अपना पूरा कर लिया। हम 4 बजे सो रहे हैं सुबह, हम 12 बजे उठ रहे हैं, हमने 8 घंटे का नींद अपना पूरा कर लिया। Does this like ये जो against going the nature rhythm and cycle? आपने बहुत अच्छी बात की। देखो इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। हमारा सर्केडियन रिदम भगवान की तरफ से एक बनाया रिदम है जिसका काम है टाइम के हिसाब से सब कुछ ऊपर नीचे करना। सो हमारे जितने भी हार्मोन्स की हम बात करें, इवन इंसुलिन की बात करें, कोर्टिसोल की बात करें, थायराइड की बात करें, ये सब एक रिदम के हिसाब से चल रहे हैं। ये रिदम किस हिसाब से है?
तो रात आफ्टर सनसेट hormones they go to sleep. When there is sunrise, these hormones they rise. get up and Rise. तो इसी हिसाब से we have to, our body is programmed, हमारी body is made to sleep like that and get up like that. तो जब हम इसके साथ छेड़खानी कर लेते हैं तो बहुत बारी देखा जाता है कि हमारे हार्मोन्स ऑल्टर हो जाते हैं. सो दिस इज, यू विल बी शॉक टू नो कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस भी ज्यादा पाया गया है, डिप्रेशन ज्यादा पाया गया है, उनके अंदर मोटापा ज्यादा पाया गया है, उनके अंदर डायबिटीज की इंसिडेंस बढ़ जाती है. And one of the major indicator of mental health Yes. is like disturbed sleep. Exactly. Either आप too much सो रहे हो या आप बिल्कुल नहीं सो पा रहे हो. So बिल्कुल. that's the number one warning sign कि जो हमें लगता है कि mental health किसी का खराब हो रहा है. Exactly. तो that's the first thing we inquire कि आपका sleep cycle क्या है. बिल्कुल. So sleep is a must, like we talked, and good sleep leads to a healthy body. तो क्या stress weight gain को contribute करता है? देखो, स्ट्रेस इज डेफिनेटली अ बिग कंट्रीब्यूटर टू वेट गेन. अगर हम हार्मोन की लेवल से बात करें तो स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है. कॉर्टिसोल हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं. सो इंक्रीजिंग इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है, वो बॉडी में फैट को बढ़ाता है. सो दिस इज वन फैक्टर के स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स टू वेट गेन. अनदर इज के स्ट्रेस में देन अगेन डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप के कारण वेट बढ़ता है. देन स्ट्रेस में बिंज ईटिंग होती है, जरूरत से ज्यादा पेशेंट इमोशनली ईटिंग जिसको हम बोलते हैं. And stress affects your Yes. interpersonal Exactly. relationships also. मतलब जितना स्ट्रेस होता है उतने आप देखते हो आपके रिश्ते भी, आपके सबसे ज़्यादा क्लोज जो रिश्ते हैं they are profoundly affected. बिल्कुल. Thank you, Dr. Siddharth, for such a clear, compassionate, and science-based insights that you have shared with us. It reminds us that diabetes is just not a sugar problem. It's a whole body, mind connection. Thank you so much, sir. Thank you.